हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ई में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका एग्जाम्पल नंबर 6 आरबीडी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 6। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 6 और 7 भी ले लें चाहे तो। चलिए देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। बहुत ही आसान से सवाल है, 20 मार्क्स के लायक हैं तो नहीं, लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन ऋषिका लिमिटेड हैज बीन फाइनेंस्ड एज फॉलोज। जो कैपिटल है बिजनेस के अंदर वो कैसी कैसी है। एग्जाम्पल नंबर 6, एक बार मुझे बताओगे क्या क्या दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, ठीक है। उसके बाद 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ हाँ 5 लाख, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख। ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है। 9 4 13 और 5 18 तो 20 लाख रुपए से बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ है। द कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट 4 लाख बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि एबिट दे रखा है कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर लिखा है टेस्ट 8 फॉर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है, एंड टैक्स रेट में बी टेकन एट 30%। पहली बात तो ये लिख लो कि टैक्स रेट कितना है, 30%। और इन्होंने पूछा क्या है, टेस्ट रेट फॉर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका एक फार्मूला होता, मतलब एक चेक होता है। वो चेक क्या होता है, जब रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कम हो किससे, रिटर्न ऑफ ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स लिख लो, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड लिख लो, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। तो इसको बोलते हैं, ये क्या है हमारा, देयरफॉर द कंपनी इज ट्रेडिंग ऑन लो इक्विटी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या बोलेंगे, लो इक्विटी पे है। और अगर इसका रिवर्स हो तो क्या है, हाई इक्विटी। तो ये जो टेस्ट करना है हमें, वो टेस्ट ये होता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, पहले एक इनकम स्टेटमेंट बना के रख लेते हैं अपन लोग, फिर इसको डिस्कस करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो शुरुआत किससे करेंगे, एबिट से। एबिट कितना है, 4 लाख, माइनस कर देंगे क्या, इंटरेस्ट। किस पे कैलकुलेट होगा, डिबेंचर। 5 लाख का 8% कितना, 40,000, ठीक है। 5 लाख का 8% कितना आ जाएगा, 3,60,000। क्या निकला ये, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आप क्या माइनस होगा, टैक्स कितना परसेंट था, 30%। 3 6 18, 3 3 और 1 10, 1,08,000। तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 8 तो 10, 1 और 5 6, 1 और 2 3, 2,52,000। अब प्रेफरेंस शेयर वगैरह नहीं दे रखा, सीधा इक्विटी दे रखे। इक्विटी के में इक्विटी प्रेफरेंस थे, सॉरी। तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना था प्रेफरेंस डिविडेंड, 4 लाख का 8%, यानी कि 32,000। तो जो पैसा बचा उसको हम बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बताओगे कितना, 0 3 और 2 5, 2,20,000, ठीक है। अब हमें दो फार्मूले से आंसर निकालना है। एक तो निकालना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न जो आएगी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे इसको, और दूसरा रिटर्न ऑन, ठीक है, इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, इससे बेहतर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को क्या बोलते हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी बिजनेस में कितना पैसा कमा रहा है बिजनेस, और इक्विटी वालों का कितना पैसा लगाया हुआ है, दो तरह की परसेंटेज। ये दोनों फार्मूले हम लोगों ने रेशो के चैप्टर में पढ़े हुए हैं, दोनों के दोनों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड याद है आप लोगों को, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑब्वियसली बात, रिटर्न यानी क्या पैसा कमाया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। आपको याद हो तो सबसे लास्ट वाली जो फैमिली थी, उसकी जो सेकंड शादी हुई थी, उसका जो पहला बच्चा हुआ था वो यही था रेशो के चैप्टर में, ठीक है। लास्ट वाली बेटी की जो सेकंड शादी हुई थी, उसका जो पहला बच्चा था वो यही था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
याद आ रहा है? चार्ट खोल के देखो, याद आ जाएगा। ठीक है, चलो तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जरा ढूंढो यहाँ पे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड थी, हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं अगर आपको याद हो तो? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी, इन दोनों के टोटल को बोलते हैं। याद है रेशो के चैप्टर में? शेयर होल्डर फंड में इक्विटी भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा और रिजर्व्स भी आएगा। ठीक है, और ये नॉन करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा, यानी कि चारों चीजें ही तो आ जाएंगी, हाँ या ना? यानी कि ये हो गया 20 लाख इंटू 100, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? 20%। दूसरा आप निकालोगे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये सबसे लास्ट था, उस सेकंड शादी का सबसे लास्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसमें इक्विटी शेयर होल्डर फंड के ऊपर जो प्रॉफिट होता है, कौन सा प्रॉफिट इक्विटी वालों के लिए अवेलेबल होता है? ये वाला। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो ऊपर तो आ जाएगी अर्निंग, यानी कि कितने रुपए? 2,20,000। नीचे कौन सा पैसा आएगा? वो पैसा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। ठीक है, देखो जब आप शेयर होल्डर फंड बोलते हो तो उसमें ये तीनों चीजें आती है, लेकिन जब इक्विटी की बात करते हो तो उसमें ये आता है और ये आता है। आ रही बात समझ? यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। मालिकों का ही तो होता है इक्विटी वालों का, रिजर्व पे प्रेफरेंस वालों का हक होता है, इक्विटी वालों का हक होता है, गुल्लक पे इक्विटी वालों का, मालिकों का हक होता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 9 लाख और 2 लाख 11। हाँ बोलो। गलत लिखा है, चलो एक बार देख लेते हैं। 11 दूनी 22, कितना परसेंट हो गया? ये भी 20% ही आ रहा है। ऊपर वाला वैसे तो गलत तो नहीं होना चाहिए, इस चैप्टर में अगर अलग अलग आया तो बात अलग है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पे चेंज किया इन्होंने थोड़ा इसको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। देखो जब हम रेशो का चैप्टर पढ़ते हैं तब तो बेटा यही होता है, यहां इस चैप्टर में इसको क्या यूज किया गया है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। आप जरा रेशो का चार्ट खोल के देखो, वहां तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वही होता है जो मैंने पहले लिखवाया था। ठीक है, रेशो का चार्ट जहां पे बनाए एक साथ ही होगा पूरा चार्ट। सबसे लास्ट वाली फैमिली में सेकेंड हाफ में फर्स्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, वही था ना जो पहले लिखवाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, इस चैप्टर में याद रख लेना, मैंने रेड पेन से लिख दिया है कि इस चैप्टर में यहाँ पे क्या फार्मूला लगाओगे? पीएटी प्लस इंटरेस्ट। वैसे अगर देखा जाए तो यानी कि इन्होंने क्या किया? टैक्स इफेक्ट को मतलब वो किया है, रिजेक्ट किया है। वापस देखो ये इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस हुआ था, इस इंटरेस्ट को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। बस ये इन्होंने क्या किया? टैक्स को गायब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, पीएटी प्लस इंटरेस्ट का मतलब क्या है बेटा? पीएटी ये रहा 252 और इंटरेस्ट कितना है? 40। 2,52,000 प्लस 40,000, ये बात याद रख लेना। ठीक है, इस चैप्टर में तो हेल्प करोगे मेरी, कितनी आ गई है? 2 लाख। फाइनल आंसर कितना? 14.60%। ठीक है, अब आप यहां पे कंपेयर करोगे, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बहुत कम है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स के मुकाबले। ठीक है, आरओई का मतलब इक्विटी शेयर्स पे हो गया। ठीक है, इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड। तो यानी कि ये कितना था? 14.6% और ये कितना है? 20%। तो आप इसको क्या बोलोगे? ये लो इक्विटी पे काम कर रहा है। इसी का उल्टा होगा तो हाई इक्विटी बोल दोगे। बस आई बात समझ में? तो पेपर में 10 मार्क्स में, या हो सकता है नसीब अच्छा हो तो 20 मार्क्स में सवाल डाल दें तो ठीक है, कई बार होता है छोटे सवाल डाल देते हैं। आया समझ में? नहीं आया? 2 फार्मूले कैलकुलेट करने इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद में, एक ये और एक ये। ठीक है, चलो अगला करते हैं, फिर वैसे ही होगा, सेम सवाल ही होगा कुछ ना कुछ। आ जाओ 7th क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 2 फॉर्म्स A एंड B, बोथ द फॉर्म हैव कैपिटलाइजेशन ऑफ 2.5 लाख ईच। इसका मतलब दोनों बिजनेस में 2.5 लाख रुपए लगे हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7, A और B 2 फॉर्म हैं, दोनों में जो कैपिटलाइजेशन यानी कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना था? 2.5 लाख रुपए का। ठीक है, दोनों बिजनेस 2.5 लाख रुपए लगा के चल रहे हैं। जो बोथ द फॉर्म अर्न्स 40,000 बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी दोनों में जो एबिट है वो कितना है? दोनों फर्म कमा भी 40,000 रुपए रही है।
फर्म ए हैज ऑब्टेन्ड इट्स होल कैपिटल थ्रू ऑर्डिनरी शेयर, यानी यहां सारे के सारे इक्विटी शेयर कैपिटल है पूरे 2.5 लाख रुपए की। ठीक है बेटा। फर्म बी हैज ऑब्टेन्ड 1 लाख थ्रू ऑर्डिनरी शेयर, यानी इसमें 1 लाख रुपए की तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, एंड 50,000 थ्रू 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें है कितने रुपए के? 50,000 रुपए के। और 1 लाख थ्रू 8% प्रेफरेंस शेयर, और 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसमें नहीं है। इसमें कितने की है? 1 लाख की। देखो यहां पे 2.5 लाख रुपए थे, ये हो गया 2.5 लाख, यहां भी 2.5 लाख थे। इसमें 3 तरीकों से 2.5 लाख बनाया गया है। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या सवाल में? कमेंट ऑन द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फॉलोड बाय फर्म बी लिखा है। वैसे तो फर्म बी ही लिखा है। ठीक है, तो फर्म बी लिखा है तो केवल फर्म बी का ही सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फर्म ए भी दे रखा है तो ए का सॉल्व कर लो। पूछा केवल बी का है वैसे। ठीक है, खैर ए के साथ दोनों की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए चल लेते हैं। ये ए की बन जाएगी, ये बी की बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले एबिट लिख दें। दोनों ही स्थिति में एबिट कितना है? 40,000। यहां पे इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इसमें 0 रहेगा और इसमें 50,000 का 10% यानी कि 5,000। तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना बेटा? 40,000, और इसमें कितना हो गया? 35,000। अब माइनस क्या कर देंगे? टैक्स कितना? टैक्स की रेट दे रखी है सवाल में, छूट गई मुझसे, कहीं नहीं दे रखी टैक्स की रेट। कहाँ है? आंसर में ले रखी है। ठीक है, इस सवाल में मिस रह गया, आप कहीं सवाल में लिख लो साइड में टैक्स की रेट कितनी? 30%। जब ना दे रखी हो तो आप 30, 50 कुछ भी ले लो, आंसर उससे इफेक्ट नहीं करता। टैक्स की रेट 30% अज्यूम करी है, अगर आप 50% से भी सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है बेटा, ये परसेंटेज से यहाँ पे हमने टैक्स का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दिया था ना, तो इसलिए वही हो जाता है। पर ये आंसर डिफरेंट होंगे, लेकिन जो रिटर्न, ये जो कॉन्सेप्ट आएगा वो सेम आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट होंगे। खैर आप 30% कर लेते हैं, अगर इन्होंने भी 30% लिया है तो यहाँ कितना हो गया? 12,000। यहाँ क्या होगा? 3 × 15, 3 × 3 = 10,500। ठीक है, तो ये दोनों कम कर दो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 28,000, और ये कितना हो जाएगा? 24,500। उसके बाद क्या माइनस होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। इसमें तो था ही नहीं, इसमें कितने के थे? 1 लाख का 8%, यानी कि कितना? 8,000। तो ये आ जाएगा क्या? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें 28,000 रुपए है और इसमें 15,500। हाँ 16,500, सॉरी 16 और 8 24,500, सही है 16,500। ठीक है, चलो करें अब। तो पहला फार्मूला हमें क्या निकालना है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फार्मूला लगाएंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इनटू 100। तो देखो बेटा, ए के लिए जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ए का लिखेंगे। ए का कितना था? 28,000 प्लस इंटरेस्ट 0, कैपिटल एम्प्लॉयड 2.5 लाख है ना, इनटू 100। तो कितना हो जाएगा? हेल्प करो। 25 से कम 25 बचा 3, 11.20%। जब बी का सॉल्व करेंगे तो बी का पीएटी कितना था? 24,500। बी ने इंटरेस्ट भी दिया था 5,000 रुपए का, तो 29,500 को 2.5 लाख से डिवाइड कर दो बेटा। बोलोगे? 11.80%। पक्का ना? गलत लग रहा है मुझे भी, है क्या? क्या किया इन्होंने? एक बार अपन अपना कर लें। उन्होंने ये निकाला ही नहीं है शायद कहीं पे। एक बार इतना कर लेते हैं जो अपन कर रहे हैं। ये सही है क्या? 24,500 29,500 को 2.5 लाख से करते हैं तो 11.8 ही आएगा। ऊपर वाला सही है 11.2। 5,000 से केवल इतना फर्क आया। 5,000 25 दूनी 50। मेरे को तो जच नहीं रहा कैलकुलेटर का। दोनों सही है पक्का? चलो ठीक है। अब क्या है? रिटर्न ऑन, दूसरा कौन सा निकाला था? शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा बेटा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर दो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से इनटू 100। जब ए का सॉल्व करोगे तो अर्निंग कितनी आई है? 28,000। उसको डिवाइड कर दो इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी इसमें पूरे 2.5 लाख की है। ठीक है बेटा, इनटू 100 यानी कितना हो जाएगा? 11.20। और दूसरा जब बी का सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? अर्निंग इसमें कितनी थी? 16,500। इसके जब इक्विटी की बात की जाएगी तो केवल कितना लिखा जाएगा?
1 लाख इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 16.5%। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो यानी कि यहां जब हम कंपेयर करें फर्म ए के लिए, ठीक है, तो फर्म ए जो है उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड दोनों ही सेम हैं ए वाले में जब बात करें, ठीक है, ए वाले में तो 11.20 और 11.20 यानी कि ये सेम है दोनों। लेकिन जब बी की बात करें तो ये 11.80 है और ये जो है कितनी है 16.50, ये ज्यादा है ना। और जब ये ज्यादा होती है तो ये लो इक्विटी पे काम करता है। अब एक बार मैच कर लो आंसर क्या बोल रहे थे। उन्होंने केवल यही निकाला हुआ है इसका, ठीक है। फिर कंक्लूजन लिखा है फर्म बी हैज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड सक्सीडेड इन रेजिंग द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड विच इज 16.5%। इन दिस वेयर द फर्म वेयर ओनली 11.2% इन फर्म ए। हाँ ठीक है, ये कंपेयर करके बताया गया कि जब कंपनी ए, अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्या, अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहो कि ये पढ़ क्या रहे हैं अपन चीज, तो बेटा इसमें मतलब ये है कि जब कंपनी काम करती है, कंपनी का मकसद क्या होता है, कंपनी का मकसद होता है शेयर होल्डर्स की रिटर्न मैक्सिमम करना, और वो भी कौन से शेयर होल्डर की, इक्विटी वालों की रिटर्न मैक्सिमम करना। किसी भी कंपनी को अगर ग्रोथ करनी है शेयर मार्केट में तो अपने इक्विटी शेयर वैल्यू वालों को सबसे ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मकसद होता है कि इक्विटी वालों को, आप देखो कंपनी यहां पे कितना कमा रही है, जो कंपनी के कमाने का रेट है वो है 14%, लेकिन फिर भी इक्विटी शेयर वालों को कितना परसेंट मिल रहा है 20%। यानी कि कंपनी ने इक्विटी कम लगा रखी है कंपनी में, इसीलिए ज्यादा पैसा बट पा रहा है। जब ज्यादा इक्विटी शेयर्स होंगे तो पैसा कम बढ़ता है। यहां पे इस बात को कंपेयर करके समझ सकते हो, इस बंदे ने इक्विटी बहुत ज्यादा लगा रखी है कंपनी में, जबकि इस बंदे ने इक्विटी कम लगाई हुई है। जिस बंदे ने इक्विटी कम लगाई हुई है यानी कि लो इक्विटी लगाई हुई है, उसके में इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, लो इक्विटी वाले को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। कंपनी 11% ही कमा रही है, फिर भी इक्विटी वालों को कितना रिटर्न मिल गया 16.50, और जहां हाई इक्विटी है वहां पे उसको, खैर इस सवाल में तो फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि ना डिबेंचर था ना प्रेफरेंस था। अगर कुछ होता तो आपको कंपैरिजन से पता चल जाता कि अगर ये इक्विटी शेयर ज्यादा लगाता है बंदा तो उसके इक्विटी शेयर्स को पैसा कम मिलता है, परसेंटेज कम मिलती है। ठीक है, ये मान लो कि आपके घर में अगर एक मेंबर कमा रहा है और 4 मेंबर खाने वाले हैं तो कम तो ज्यादा पैसा होगा, और अगर 6 मेंबर खाने वाले हो जाएंगे तो उन सबको परसेंटेज कम मिलेगी, समझ रहे हो। तो लो इक्विटी वाले में क्या होता है, जहां इक्विटी कम लगाओगे वहां पे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड ज्यादा होगा, जहां फैमिली मेंबर्स कम होंगे वहां सबके हिस्से में ज्यादा रोटी आएगी, और जहां पे ज्यादा शेयर होल्डर रखोगे वहां पे रोटी कम आ जाएगी। ठीक है, नहीं आया समझ जो बोला मैंने, आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, हाँ कर लेना, एक साथ छोड़ दूंगा बोर्ड पे ही। देयर आर 2 कंपनीज, ओरली डिस्कस कर लेते हैं शायद, है ना। देयर आर 2 कंपनीज, हरी लिमिटेड एंड मोहन लिमिटेड, बोथ आर एंगेज्ड इन द सेम लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड बोथ हैव कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ 25,000 ईच। यहां 2.5 लाख था, अब 25,000 हो गया। ही हैज रेज्ड, हरी यानी पहले वाली कंपनी, 10,000 तो इक्विटी से 10-10 रुपए वाले थे, एंड 15,000 6% डिबेंचर से, तो 10 और 15 25 हो गए। मोहन लिमिटेड हैज रेज्ड इट्स होल कैपिटल फ्रॉम इक्विटी, मोहन ने पूरा का पूरा इक्विटी से लिया। कमेंट ऑन द पॉलिसी ऑफ द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फॉलोड बाय हरी लिमिटेड, पहले वाले बंदे का पूछा है। इफ द प्री टैक्स प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिबेंचर इंटरेस्ट, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों हो गया, यानी एबिट दे रखा है। इस पूरी लाइन का मीनिंग क्या है, एबिट दे रखा है 5,000 दोनों के केस में। तो ऑब्वियसली बेटा जिस कंपनी ने क्या कर रखा होगा, कम इक्विटी लगा रखी है, उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा आएगी। आंसर देख लो, पहले ही पता चल गया हरी वाले का ज्यादा आएगा, दिख गया, क्योंकि हरी वाले ने इक्विटी कम थी और डिबेंचर भी थे, और जो दूसरा बंदा था कौन था, मोहन, उसने कंप्लीटली इक्विटी लगाई हुई थी, तो उसका आंसर कम आ रहा होगा। देखो आंसर की परसेंटेज, उसकी 14 आ रही है और इसकी 28.70 आ रही है। क्लियर है, सेम ये सवाल है, बस ये वैल्यू दाएं बाएं कर दी, मतलब इस बंदे को पहली कंपनी बना दिया, इसको दूसरी कंपनी बना दिया। कर लोगे ना, ठीक, साहिल आ रहा है पक्का, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, पूजा लिमिटेड वाला, वैसे तो बोर्ड पे करवा दूंगा पूजा वाला, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पूजा लिमिटेड हैज अ टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपए, यानी हमारे पास पैसे कितने हैं बेटा, 10 लाख रुपए हैं हमारे पास। आउट ऑफ दिस, ये पैसे कैसे आए थे, 5 लाख तो आए थे इक्विटी शेयर से और 5 लाख आए थे 5% डिबेंचर से। ठीक है, अलग अलग तरीके से 5-5 लाख 2 तरीकों से जुगाड़े हुए थे अपन ने। इन कमिंग 5 years द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी एबिट दे रखा है अगले आने वाले
5 सालों का, ठीक है, कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। फिर लिखा हुआ है द टैक्स रेट ऑफ 30% मानो, कमेंट ऑन द अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो बेटा आप क्या करोगे, 5 साल का एबिट दे रखा है, एबिट से सीधा वही स्टेज निकाल लोगे और सीधा इक्विटी शेयर होल्डर फंड वाला फार्मूला लगा लेना, ये वाला। फिर देख लेना ये आने वाले सालों में गिरता हुआ कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एबिट बढ़ेगा इनका शेयर बढ़ता जाएगा और एबिट जैसे ही गिरेगा तो इनको भी बहुत बुरी मार पड़ने वाली है ना। यानी देखो चौथे साल में क्या हुआ, आंसर में ये 25,000 ही था तो इन लोगों को कुछ भी अर्निंग नहीं मिली, और 5वें साल में तो ये लॉस में चले गए। जब लॉस में चले जाएंगे तो इनके हाथ कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा पैसा कमाओगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा, और जब कमाओगे ही नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, और लॉस में जाओगे तो भी आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये सवाल करवाऊं या नहीं करवाऊं, बस ये मान लो 5 स्टेटमेंट बनानी है, 5 में फार्मूला लगाना है, बना लोगे। एबिट की 5 अलग अलग वैल्यूज ले लेना बस। एग्जाम्पल 9, नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 पे आ जाओ, ठीक है। कैपिटल गियरिंग रेशियो वाला है क्या, एग्जाम्पल 10, फिर 11 से चालू है ना, मिसलेनियस। एक बार 10 देख लो, एक ही सवाल है कैपिटल गियरिंग पे। कैपिटल गियरिंग रेशियो मैंने आपको रेशियो के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, आपको याद होगा। फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज जो सेकंड फैमिली थी उसमें सबसे लास्ट में देखो, सेकंड फैमिली का जो प्रॉफिटेबिलिटी वो वाली थी ना, कौन सी वाली, सेकंड वाली का नाम क्या था, सोल्वेंसी। सोल्वेंसी का सबसे लास्ट चेक करो, कैपिटल गियरिंग रेशियो मैंने लिखवाया हुआ होगा रेशियो के चैप्टर के अंदर, सबसे लास्ट या सेकंड लास्ट, सबसे लास्ट ही होगा मेरे ख्याल से, है ना। कैपिटल गियरिंग रेशियो मिल गया, इसका फार्मूला है थर्ड लास्ट। अच्छा, तो इसका फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, या होता तो वर्ड ये है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज अपॉन वेरिएबल, ये बच्चों को याद नहीं होता, तो इसको मैंने लिखवाया हुआ है, ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर को जोड़ दो, नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ दो, ठीक है। क्यों, देखो फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिनके रेट फिक्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर इन दोनों के रेट फिक्स होते हैं, इसलिए ये ऊपर है। इक्विटी का रेट फिक्स नहीं होता तो वो वेरिएबल है, तो नीचे वाली कौन सी होती है, वेरिएबल। तो क्या फार्मूला लगाना है, ऊपर तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर वालों को जोड़ दो, नीचे क्या करोगे, ओ सॉरी गलत बोल गया, ऊपर प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को जोड़ दो, नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ दो, ठीक है। सवाल में देखो आपको क्या दे रखा है, अरुणा लिमिटेड हैज टू इन्वेस्ट, कॉपी कर लेना साहिल, आराम से सीख लो पहले जो कर रहे हैं। अरुणा लिमिटेड हैज टू इन्वेस्ट अ टोटल कैपिटल ऑफ 9 लाख रुपए विच कैन बी अरेंज थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। 4 अलग अलग ऑल्टरनेटिव हैं, ऑर्डिनरी का मतलब होता है इक्विटी शेयर, टोटल 9 लाख रुपए चाहिए, 4 अलग अलग केसेस बना रखे हैं कि 9 लाख का जुगाड़ कैसे करना है। फिर नीचे उनका गियरिंग रेशियो खुद बताया हुआ है निकाल के, अगर मान लो मुझे 0.5 निकालना होता तो वैसे निकलता कैसे गियरिंग रेशियो, 0.5 जो निकाला है वो कैसे निकलता, इक्विटी वाला नीचे, प्रेफरेंस और डिबेंचर वाला ऊपर, यानी 2 लाख और 4 लाख दोनों को तो जोड़ दो, 6 लाख तो ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 3 लाख। इन्होंने उल्टा लिया है, वेरिएबल अपॉन फिक्स्ड किया है ना, वेरिएबल नहीं फॉर्मूला तो फिक्स्ड अपॉन इक्विटी है, सही है। तो 4 और 2 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2 आंसर आना चाहिए ना कैपिटल गियरिंग रेशियो। 0.5 में क्या हुआ है, इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, ये नीचे वो ऊपर। वैसे फार्मूला वही होता है जो मैंने बताया हुआ है, लेकिन कई बार इसको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। नहीं, मुद्दा वही रहेगा फार्मूले से। 0.5 बोलोगे तो इसका मतलब इन्होंने उल्टा लिया हुआ है, 2 बोलोगे तो उल्टा वो लिया हुआ है जो अपन ने किया है, जो अपन ने लिखा हुआ है 2। खैर ये सवाल का हिस्सा था, हमने कुछ नहीं किया अभी 0.5 में, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। बाकी लेफ्ट साइड के पेज पे अगर आप सवाल का फार्मूला देखो, कैपिटल गियरिंग रेशियो लेफ्ट साइड के पेज पे, तो क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल अपॉन इक्विटी कैपिटल, ये वही होती है जो अपन ने सीखा है। खैर एक बार सेकंड साल में भी चेक कर ले क्या, 3 और 2 5 लाख ऊपर और 4 लाख नीचे, हाँ दोनों में उल्टा किया हुआ है, सब जगह उल्टा किया हुआ है इन्होंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे आ जाओ, बाहर क्या लिखा है पैराग्राफ में, उस मुद्दे पे आते हैं। द कंपनी अर्न्स प्री टैक्स प्रॉफिट इतना बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, यानी कि एबिट दे रखा है कितने रुपए का, 1,60,000 रुपए का। कॉर्पोरेट की टैक्स रेट 30% है। द कंपनी नेवर रिटेन्स द प्रॉफिट, यानी कोई रिजर्व नहीं रखते हम लोग। विच ऑल्टरनेटिव इज द बेस्ट फॉर द कंपनी, शो द इफेक्ट ऑफ कैपिटल गियरिंग फ्रॉम द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो बेस्ट क्या होता है, जहां पे हमारा डिविडेंड रेट जो इक्विटी शेयर का ये वाला सबसे बेहतर आए, जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, वो सबसे बेहतर तरीका है। जिसके अंदर ये वाली परसेंटेज सबसे अच्छी आएगी वो ऑप्शन चूज करेंगे। या सर ये भी देख सकते हैं ना, जिसके अंदर इक्विटी शेयर सबसे कम लगाया है। बिल्कुल सही आंसर, अल्टीमेटली लास्ट में वही आएगा। यानी सवाल बिना सॉल्व किए क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा, सर सबसे पहले वाला होगा। क्यों, क्योंकि उसमें 3 लाख रुपए लगाए हुए थे।
दिख गया? तो आंसर आपको पहले ही सॉल्व हो गया। अब आप क्या करोगे, पूरी टेबल बना के देख लेना। ये देखो मैं सवाल दिखा देता हूं आप लोगों को, पूरी टेबल बना के देख लेना। तो लास्ट में देखो ए वाला फर्स्ट वाले का 24% समथिंग आंसर आ रहा है, यानी कि यही वाला सबसे ज्यादा आने वाला है जो 3 लाख रुपए का था। कॉन्सेप्ट आ चुका है, टेबल बना के सॉल्व कर लोगे, इसको कर लोगे। तो आपको निकालना है क्या, लास्ट में बस ये निकाल लेना रिटर्न ऑन, सीधा बस यही वाला रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड वाला, ठीक है। जिसकी इक्विटी सबसे ज्यादा वो आप लोग सॉल्व कर लेना। कैपिटल गियरिंग का कुछ मत करना, पड़े रहने दो, पड़े रहने दो, कुछ मत करना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब हो गया, बोलो। कुछ काम तो आएगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका मतलब ये कह सकते हो कि जिसकी थ्योरी में ये कह सकते हो कि जिसका कैपिटल गियरिंग, मतलब इन्होंने उल्टे वाला फार्मूला लिया है, तो इनके में कह सकते हो जिसका कैपिटल गियरिंग सबसे लो होगा, ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होगी। ये थ्योरी में लिख सकते हो कि इन्होंने उल्टे वाला लिया है। जब अपन सीधे वाला लेंगे तो अपन बोलेंगे सबसे ज्यादा वाला जिसमें होगा, ठीक है। खैर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 से, यानी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स तो हो गए पूरे। अब जो अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है उन्हीं पे आधारित सवाल हैं, कुछ बोर्ड पे कर लेंगे, कुछ घर के लिए दे देंगे, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, चलो आओ करते हैं। हाँ नहीं करते हैं। पहले तो होमवर्क में कौन कौन से दे दिए मैंने, होमवर्क में इसी टॉपिक से 8, 9, 10, ठीक है, ये होमवर्क था। चलो 11 पे चलते हैं। वैसे ये टॉपिक हमने पहले किया हुआ है पीछे के सवालों में, आप कहेंगे तो बोर्ड पे करा दूंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तनेजा लिमिटेड हैज करंटली यानी ऑलरेडी एक लेवल है। जब भी कोई चीज करंटली होती है तो सवाल में जितने ऑप्शन है उसके अलावा एक करंट वाली सिचुएशन को याद रखा करो, ठीक है। तो करंटली एन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 25 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 25,000 शेयर हैं 100 रुपए वाले। ये तो हमारे पास प्रेजेंट में सिचुएशन थी। द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रेज अनदर 20 लाख टू फाइनेंस द मेजर प्रोग्राम ऑफ फाइनेंसिंग एक्सपेंशन थ्रू 4 पॉसिबल फाइनेंसिंग। कह रहे हैं 20 लाख रुपए की व्यवस्था कहां से करें। पहला पॉइंट कह रहे हैं सारे 20 लाख रुपए इक्विटी शेयर से ले आओ, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं 10 लाख तो इक्विटी शेयर से ले आओ, 10 लाख रुपए डिबेंचर से ले आओ जिन पे 8% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन कह रहे 5 लाख इक्विटी से ले आओ, 15 लाख के डिबेंचर इशू कर दो जिन पे 9% का ब्याज लगेगा। लेकिन चौथा पॉइंट कह रहे 10 लाख इक्विटी से ले आओ, 10 लाख रुपए किससे लाओ, प्रेफरेंस शेयर से लाओ जिनको डिविडेंड देना पड़ता है कितना परसेंट, 5%। लास्ट में बोला है द कंपनीज एक्सपेक्टेड एबिट विल बी 8 लाख। तो एबिट कितना है, 8 लाख है। अज्यूमिंग अ कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30%, डिटरमाइन द अर्निंग पर शेयर इन ईच ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये आपका सवाल क्या, केवल इनकम स्टेटमेंट बनानी है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ये देखो, ठीक है। और लास्ट में जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्ड निकलेगा, जो लास्ट में ये निकलेगा, इसे किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। डिवाइड करते समय याद रखना वो इक्विटी शेयर जो पहले से कंपनी के थे वो खत्म नहीं हो गए हैं, वो अभी भी हैं, कहीं उसको काउंट करना ही भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, इन्होंने आंसर में 4 काउंट किए, 4 केसेस। मैं तो आपसे कहता हूं 5 बनाया करो, प्रेजेंट वाला भी बनाया करो। हो सकता है पैसे इशू करने की जरूरत ही ना रहे, पहले वाली बेहतर रहे हमारा अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो 5 बनाना, प्रेजेंट वाला भी बना लेना और ये चारों भी बना लेना। बोलो बोर्ड पे करवाऊं या आप लोग कर लोगे, मैं इसका आगे लिखवा दूं। ये कौन से एग्जाम्पल के जैसा है, अपन ने पिछली क्लास में सवाल किया था, थर्ड। तो इसके आगे लिख दो एग्जाम्पल नंबर 3, डिट्टो सेम टू सेम। मेरे ख्याल से तो वैल्यू भी वही है, शायद वैल्यू भी वही है क्या, एबिट था 8 और यहां एबिट कितना था, अरे वैल्यू भी वही है, ध्यान से देखो, डिट्टो सेम वही, हाँ वैल्यू भी वही है, 25 लाख, 20 लाख, 10, 10, 10, बिल्कुल सेम, 9% भी वही, 5% भी वही, हाँ एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 11 के आगे क्या लिख दो, सेम एज एग्जाम्पल 3, वैल्यू भी, तो एग्जाम्पल 3 के जैसा ही है और वैल्यू भी सेम है, ठीक है। अब मुद्दा तो यह है कि एग्जाम्पल 3 मैंने उस दिन होमवर्क में दिया था, पहले ये बताओ करा या नहीं किया। एग्जाम्पल 3 उस दिन मैंने होमवर्क में दिया था, करवाया नहीं था, पक्की बात, एक ही ने किया, बाकियों ने साहिल नहीं किया। अब बताओ ये करवाऊं क्या एग्जाम्पल 3 या 11, आता तो करो भी तो सही, हाँ बोलो। प्रेजेंट बना देना ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो बुक वाले की मर्जी है, उसने नहीं बनाई, अपन तो बनाएंगे, अपन प्रेजेंट भी बनाएंगे, 4 ऑप्शन भी बनाएंगे, ठीक है। चलो खैर मैं कहाँ था, एग्जाम्पल नंबर 11 पे था। अब 12, क्या बेटा नेक्स्ट लग रहा है तुम्हें नेक्स्ट लग रहा है, आओ अभी तो 15 मिनट है क्लास खत्म, 12, 13, 14, 3 ही तो बचे हैं।
देखो 15 अगर नहीं होंगे तुमसे तो मैं बोर्ड पे कराऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस तो कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, नहीं होंगे तो मैं करवाऊंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कर लोगे तो बहुत अच्छा, नहीं होंगे आपसे तो मैं करवा दूंगा। चलो हो सकता है कुछ नया करना। सर वीडियो में नहीं आते क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 12, भाटी लिमिटेड नीड्स 10 लाख फॉर एक्सपेंशन, यानी नए 10 लाख रुपए चाहिए, पुराना कुछ भी नहीं है अपने पास, ठीक है, मिल गया। एग्जाम्पल 12, हाँ, द एक्सपेंशन इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड एन एनुअल एबिट ऑफ 2 लाख, यानी पैसे कितने आएंगे 2 लाख रुपए एबिट जो है। इन चूजिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर द कंपनी हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग अर्निंग पर शेयर। ऑब्वियसली किसी भी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि ईपीएस सबसे ज्यादा हो, जैसे पिछले सवाल में भी ईपीएस निकालना था, ये सबसे ज्यादा हो। फिर इन्होंने बोला इट इज कंसीडरिंग द पॉसिबली टू इशूइंग इक्विटी शेयर्स एंड रेजिंग डेप्ट ऑफ 1 लाख, 4 लाख और 6 लाख। इन्होंने 3 ऑप्शन दे दिया हमें, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसी एक लाइन में 3 ऑप्शन बता दिए। कह रहे हैं हम जो पैसा लाएंगे, टोटल पैसे 10 लाख चाहिए, उस 10 लाख में से डेप्ट कितना लाएंगे, इक्विटी शेयर्स एंड रेजिंग डेप्ट। तो इक्विटी शेयर की वैल्यू नहीं बताई, ये बता दिया कि डेप्ट कितना करना है। तो पहले केस में होगा 1 लाख के डेप्ट यानी कि 9 लाख के इक्विटी शेयर, दूसरा केस हो गया 4 लाख के डेप्ट यानी कि 6 लाख के इक्विटी शेयर, और तीसरा हो गया 6 लाख के डेप्ट यानी 4 लाख के इक्विटी शेयर। क्या ये बात समझ में आई? इस एक लाइन में 3 केसेस समझा दिए उसने आपको, क्लियर है। चलो, द करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 25 एंड इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बाय 20 रुपीज, ठीक है। अब ये जो कंपनी का जो पैसे हैं बाजार रेट जो कम हो जाएगा, 25 से घट के 20 हो जाएगा, इफ द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 5 लाख। यानी वो जो तीसरा केस था ना, तीसरे केस में अपन बोरो का मतलब होता है उधार लेना, इक्विटी का मतलब होता है खुद के पैसे लगाना, ठीक है। तो बोरो 5 लाख से ज्यादा कौन से केस में बेटा, थर्ड वाले केस में था ना 6 लाख। कह रहे हैं अगर आप 5 लाख से ज्यादा रुपए बाजार से उधार लेते हो तो आपके बाजार में जो मार्केट प्राइस है ना शेयर की, वो गिर जाएगी बेटा, वो 25 रुपए से 20 रुपए हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, फंड्स कैन बी बोरोड अप टू 1 लाख। अब इंटरेस्ट का रेट भी चाहिए होगा भाई, डिबेंचर हैं 1 लाख के, 4 लाख के, 6 लाख के, तो उन पर इंटरेस्ट का रेट भी चाहिए होगा। तो ये समझना बड़ा अच्छा पॉइंट है, कहोगे तो बोर्ड पे करा दूंगा। अप टू रुपीज 1 लाख, अप टू लिखा है, ठीक है, अप टू रुपीज 1 लाख एट द रेट ऑफ 8%। अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो 1 लाख रुपए तक तो कितने रुपए में मिल जाता है, 8% ब्याज देना पड़ता है। लेकिन अगर 1 लाख से 5 लाख चाहिए तो कितना देना पड़ेगा। चलो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 4 लाख चाहिए तो कितना परसेंट, गलत जवाब। 4 लाख चाहिए तो 1 लाख पे तो 8% और अगले 3 लाख पे 12%। ये बात दिमाग में गई या नहीं गई, क्लियर है। क्योंकि 1 लाख तक तो 8% में मिल जाएगा, जैसे आप उससे ऊपर जाओगे तो रेट कितना हो जाएगा 12 लाख। तो 1 लाख से 5 लाख पे कितना परसेंट है, 12। ये बात अंडरलाइन कर लो बेटा, यही स्पेशल, इस सवाल का स्पेशल पॉइंट इंटरेस्ट ही है केवल, और कुछ नहीं। और 5 लाख से भी ज्यादा लोगे तो कितना परसेंट लगेगा, 18% लगेगा। अब कितने पे, जैसे मान लो मेरे को 6 लाख रुपए चाहिए, तो 6 लाख वाले पे बताओ कैसे इंटरेस्ट लगाओगे, 1 लाख पे 8%, 8,000 याद रखते हैं। अगले 4 लाख पे 12% यानी कि 48,000, 48 और 8 56 हो गया। और फिर 3 लाख, 1 लाख रुपए और 1 लाख पे कितना परसेंट, 18,000। ये तो कितना हो गया था, एक बार लिख लें बोर्ड पे। पहले वाले में कितना था, 1 लाख पे तो कितना परसेंट, 8%, 8,000। अगले 4 लाख पे कितना परसेंट, 12%, 48,000। फिर 1 लाख रुपए और चाहिए, 6 लाख चाहिए ना टोटल, इस पे कितना परसेंट, 18%, तो ये 18,000। 8 और 8 16 और 24, 2 और 4 6 और 1 7। यानी जब 6 लाख वाला केस करोगे, जब 6 लाख वाला केस करोगे तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 74,000। एक बार आंसर में देख लो, इंटरेस्ट की वैल्यू 74,000 आ रही है। अगर आप कहो तो ये इंटरेस्ट मैं आपको समझा दूं, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप हाईलाइट कर लो 74,000 को आंसर के अंदर, और वहां ब्रैकेट में लिख दो 8,000 प्लस 48,000 प्लस 18,000, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 4 लाख वाले पे कैसे आया, तो आप क्या कहोगे, सर 8,000 तो ये, और फिर 3 लाख और चाहिए, 3 लाख का 12% 36,000, तो 8 और 36 कितना हो गया, 44,000। चेक करो 44,000 आ रहा है समझ, ठीक है। बस ये इंटरेस्ट का ही पॉइंट इसमें मेन था, हाँ कोई बात नहीं। अरे दूसरे के, हाँ प्रेजेंट नहीं है इसमें, सारा कुछ फ्यूचर का ही है सारा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इंटरेस्ट हाईलाइट कर दो, 44,000 कैसे आया, 8,000 प्लस 36,000, ठीक है। और ये पहले वाले में 1 लाख ये 2 लाख में से 80,000 माइनस के, इसको करेक्ट करके 8,000 कर लो, इसको करेक्ट करके क्या कर लो, 8,000 कर लो, ये 80,000 नहीं है, ठीक है। बस हो जाएगा सवाल तो ये।
चलो अगला देखो, ये तो था एग्जाम्पल नंबर 12 है। हाँ बस छोड़ो। हो गया सर, अब नहीं पढ़ेंगे तो बंद कर दो। अच्छा ये तो देख लीजिए किसके जैसा सवाल है ये। हो गया नेक्स्ट क्लास में। चलो मतलब एक क्लास और लगवाओगे आप 3 सवालों के लिए, 3 ही तो सवाल। पूरा हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।